नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, जहां हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की, जहां पर हमारी क्लास चल रही है राष्ट्रपति की शक्तियों की। जहां हमने बात की राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति की और विधायी शक्ति की। आज हम बात करेंगे वित्तीय शक्ति की, कूटनीतिक शक्ति की, सैन्य शक्ति की, वित्तीय शक्ति की। हम इन सब की बात, अध्यादेश की, इन सब की बात आज की क्लास में करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास। तो आज का हमारा है वित्तीय शक्तियाँ। आज हम बात करेंगे वित्तीय शक्तियाँ की राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वित्तीय शक्तियाँ होती है। राष्ट्रपति क्या करता है, जो बजट है, संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। वो क्या करता है, उस बजट को कहाँ रखवाता है, बजट को कहाँ रखवाता है, राष्ट्रपति संसद में पेश करता है। जो धन विधेयक होता है वह राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। जो अनुदान की मांगे होती हैं वो भी संसद में राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश की जाती है। राष्ट्रपति के अंडर में या अधीन 500 करोड़ की आकस्मिक निधि होती है। तो हम बात करते हैं वित्तीय शक्ति की। बजट राष्ट्रपति की ओर से, बजट राष्ट्रपति की ओर से पेश किया जाता है। जो संसद में बजट पेश किया जाता है वह राष्ट्रपति की ओर से पेश किया जाता है। और संविधान में आर्टिकल 112, संविधान में आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। संविधान में जो बजट के लिए क्या लिखा हुआ है, संविधान में आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। संविधान में कहीं भी इस बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान में कहीं भी किसका उल्लेख नहीं है, बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं है। अगर ये पूछा जाए कि संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहाँ पर है, तो कहीं पर भी नहीं है। और ऐसा पूछा जाए कि बजट कौन से अनुच्छेद में है, तो बजट 112 अनुच्छेद में है, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से। लेकिन अगर बजट, स्पेशल बजट, इन्वाइटेड को मैं बंद किया है मैंने इसको, तो बजट अगर शब्द का स्पेशल पूछा जाए तो बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। उल्लेख 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। इसको क्या बोलते हैं, अपन बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं अनुच्छेद 112 में। और ये बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है, राष्ट्रपति की ओर से बजट संसद में पेश किया जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। और ये धन विधेयक है, इस धन विधेयक को संसद में पेश करने से पहले, प्रस्तुत करने से पहले किसकी अनुमति आवश्यक होती है, राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। अनुदान की मांगे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश की किया जाता है। जो अनुदान की मांगे हैं वह अनुदान की मांगे भी राष्ट्रपति की अनुमति से ही, पूर्वानुमति से ही संसद में पेश की जाती है। तो धन विधेयक और अनुदान की मांगे हैं, इसको संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग है। तो राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है और वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह से या उनके परामर्श से करता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है, उसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है, उसके अध्यक्ष व सदस्यों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। और राष्ट्रपति के अधीन क्या होती है, 500 करोड़ की क्या होती है, आकस्मिक निधि होती है। राष्ट्रपति के अधीन 500 करोड़ की आकस्मिक निधि होती है। राष्ट्रपति के अधीन 500 करोड़ की क्या होती है, आकस्मिक निधि होती है। तो ये क्या है, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं न्यायिक शक्तियां की। राष्ट्रपति के पास कुछ न्यायिक शक्तियां होती है जिनका उपयोग वह करता है। राष्ट्रपति क्या करता है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, और जो हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय हैं, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति क्या करता है, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है, उससे परामर्श ले सकता है। और राष्ट्रपति के पास क्या है, समाधान की शक्तियां हैं। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 124 के तहत करता है। किसमें बताई गई है, आर्टिकल 124 में। उच्चतम न्यायालय का मतलब बात करें, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिसके पास न्यायिक शक्ति है। और आर्टिकल 124 के तहत वो क्या करता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति
करता है। राष्ट्रपति के द्वारा ही उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट होते हैं, जो क्या होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, उच्च न्यायालय होते हैं, इन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जाती है। इसमें आएगा आर्टिकल 217। राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 124 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 217 के तहत जो उच्च न्यायालय होते हैं, जो राज्यों में उच्च न्यायालय होते हैं, उनकी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। इसके लिए है आर्टिकल 143। राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से क्या ले सकता है, किसी मामले पर, किसी कानून या नियम पर उच्चतम न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ये कौन से अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद 143 में है। राष्ट्रपति समाधान करने की शक्ति रखता है, यह आर्टिकल 72 में है। किसमें है, आर्टिकल 72 में। आर्टिकल 72 में समाधान करने की शक्ति रखता है। राष्ट्रपति के पास किसी भी व्यक्ति को क्षमा करने की शक्ति है। कौन से अनुच्छेद में है वो, अनुच्छेद 72 में ये बताई गई है। तो राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है और राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति है। नेक्स्ट आगे बात करें तो इस बात आती है कूटनीतिक शक्तियां। तो सभी प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। वो क्या आती है, कूटनीतिक शक्तियों में आता है। जो दूसरे देशों में हमारे राजदूत या उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाती है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और हमारे देश में जो भी विदेशी मेहमान आते हैं, उच्चायुक्त आते हैं, राजदूत आते हैं, उनका स्वागत भी कौन करता है, हमारा राष्ट्रपति करता है। सभी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संधियां व समझौते, सभी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संधियां वह समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। और इसके लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है, संसद का अनुमोदन आवश्यक है। कि जितनी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, वो किसके नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। लेकिन उसके लिए संसद का अनुमोदन होना आवश्यक है, संसद की सहमति होना आवश्यक है। अन्य देशों में हमारे जो राजदूत होते हैं और उच्चायुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो अन्य देश है, उन देशों में, विदेशों में जो हमारे राजदूत होते हैं, उच्चायुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और अन्य देशों से आने वाले उच्चायुक्तों व राजदूतों का स्वागत भी कौन करता है, वो स्वागत भी राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, स्वागत राष्ट्रपति करता है। ये कौन सी शक्ति हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, उसके लिए किसका आवश्यक होता है, संसद का अनुमोदन आवश्यक होता है। हम अन्य देशों में अर्थात विदेशों में जो राजदूत उच्चायुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और हमारे देश में आने वाले उच्चायुक्त व राजदूतों की स्वागत कौन करता है, उन विदेशों से आने वाले राजदूतों और उच्चायुक्त का स्वागत राष्ट्रपति करता है। ये कौन सी शक्ति है, कूटनीतिक शक्ति में आता है। नेक्स्ट बात करें सैन्य शक्तियाँ, सैन्य से संबंधित शक्तियाँ। तो जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं, वायुसेना, जल सेना, थल सेना, तीनों सेनाओं का क्या होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर या प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति युद्ध और विद्ध को रोकने, युद्ध विराम की घोषणा करता है। राष्ट्रपति युद्ध व युद्ध विराम की घोषणा करता है। राष्ट्रपति क्या करता है, युद्ध की और युद्ध की समाप्ति की घोषणा करता है। किंतु इसमें क्या होना चाहिए, संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है कि राष्ट्रपति के द्वारा युद्ध की घोषणा की जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा युद्ध की समाप्ति के विराम की घोषणा की जाती है। किसके माध्यम से, संसद के अनुमोदन के माध्यम से। तो ये कौन सी शक्ति है, सैन्य शक्ति। नेक्स्ट बात करें आपातकालीन शक्ति की। राष्ट्रपति के द्वारा 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जाती है। राष्ट्रीय आपात, राज्यों में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। तो राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। आपातकालीन शक्तियों के तहत राष्ट्रपति के द्वारा क्या की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा 3 प्रकार की आपातकाल की घोषणा की जाती है। राष्ट्रीय आपात कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात बताया गया है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुच्छेद 356 में और अनुच्छेद 365 दोनों में बताया गया है। और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में बताया गया है।
राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 में बताई गई है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है वो अनुच्छेद 356 में है, इसका उल्लेख 365 में भी मिलता है, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में बताया गया है। तो राष्ट्रपति के द्वारा 3 प्रकार के देश में आपातकाल लगाए जा सकते हैं। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। नेक्स्ट हम बात करें राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां, इसकी बात करें तो ये है आर्टिकल 111। आर्टिकल 111 में क्या बताई गई है? आर्टिकल 111 111 में राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां बताई गई है। हालांकि संविधान में कहीं पे भी वीटो शब्द का उल्लेख नहीं है। वीटो शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है। वीटो शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन वीटो शक्तियां किस में बताई गई है? अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां बताई गई है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्तियां होती है: आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। आत्यांतिक वीटो में क्या होता है? वह किसी भी वीटो को क्या कर सकता है? अस्वीकार कर सकता है। निलंबनकारी वीटो में क्या होता है कि वह किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, केवल एक बार ही लौटा सकता है। अगर दोबारा वापस उसके पास आता है तो उसको लागू करना अर्थात अनुमति देना बाध्य होता है। पॉकेट वीटो में क्या होता है कि पॉकेट वीटो में होता है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पास विधेयक को अनुमति देने का कोई समय सीमा नहीं है, तो वो क्या करता है? उसमें कितने भी न तो सहमति देता है, न असहमति देता है, नहीं पुनर्विचार के लौटाता है, वो अपने पास अनिश्चित समय के लिए रोक लेता है। तो वो क्या कहलाता है? पॉकेट यानी जेबी वीटो कहलाता है। तो हम बात करते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। भारत का राष्ट्रपति आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो व पॉकेट वीटो, तीनों वीटो शक्तियां रखता है। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्तियां हैं, एक तो आत्यांतिक वीटो, एक निलंबनकारी वीटो और एक पॉकेट वीटो। ये तीनों शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के पास है, जिनका विवरण इस प्रकार है। आत्यांतिक वीटो का मतलब होता है एब्सोल्यूट वीटो, अर्थात अस्वीकार कर देना, कि संसद के द्वारा कोई ऐसा विधेयक बनाया गया है जो उसके पास राष्ट्रपति के साथ जाता है तो राष्ट्रपति उसको क्या कर सकता है? आत्यांतिक वीटो के तहत अस्वीकार कर सकता है। यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी सहमति रोक लेता है, अर्थात राष्ट्र संसद के द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर होने के लिए आता है, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है? उस पर सहमति नहीं देता है, अर्थात असहमति देता है, सहमति को रोक लेता है। तो अर्थात विधेयक को अस्वीकार कर देता है, सहमति नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या हो गया कि उसको अस्वीकार कर देता है। तो इसे आत्यांतिक वीटो पावर कहा जाता है। तो इसे आत्यांतिक वीटो पावर कहा जाता है। सामान्यतः 2 परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है। जब विधेयक कौन सा होता है? निजी विधेयक हो, अर्थात गैर सरकारी विधेयक हो। निजी विधेयक उस विधेयक को कहते हैं कि जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जो मंत्री नहीं है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि संसद के द्वारा पेश तो कर दिया गया है ऐसा सरकारी विधेयक जो मंत्री के द्वारा पेश कर दिया गया है, लेकिन लोकसभा भंग हो गई है और नई लोकसभा आती है, वो राष्ट्रपति को मना कर देते कि आप इसको लागू नहीं करो। तो इसी कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करता है? आत्यांतिक वीटो को प्रयोग करता है। सामान्यतः 2 परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा 2 परिस्थितियों में आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात वह किसी विधेयक को अस्वीकार कर सकता है। यदि निजी विधेयक हो, इसको बोल सकते हैं गैर सरकारी विधेयक। यदि विधेयक क्या हो? निजी हो, तो इसको बोल सकते हैं गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक हम इसको बोल सकते हैं, गैर सरकारी विधेयक इसको बोल सकते हैं। निजी विधेयक कैसे होते हैं? जो संसद के मंत्री द्वारा पेश नहीं किया जाता है, केवल सदस्य के द्वारा पेश किया जाता है। यदि विधेयक निजी हो, अर्थात संसद का वह सदस्य जो मंत्री नहीं है के द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक, तो निजी विधेयक या गैर सरकारी विधेयक किसे कहते हैं? जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा
प्रस्तुत किया जाता है जो मंत्री नहीं है, तो वो कहलाता है गैर सरकारी विधेयक या निजी विधेयक। इस कंडीशन में क्या कर सकता है, राष्ट्रपति आत्यांतिक वीटो का प्रयोग करके उस विधेयक को सहमति देने से रोक सकता है, अर्थात अस्वीकार कर सकता है। दूसरा आता है सरकारी विधेयक के संबंध में। सरकारी विधेयक के संबंध में यदि मंत्रिमंडल बदल गया हो, कोई ऐसा सरकारी विधेयक हो जो संसद के जो मंत्री हैं उनके द्वारा लाया गया हो लेकिन मंत्रिमंडल बदल गया हो, पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति शेष हो, कि राष्ट्रपति की पारित तो गया है वो विधेयक लेकिन उसको राष्ट्रपति की अनुमति देना शेष है और उसका मंत्रिमंडल बदल गया है और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को अनुमति न देने की सिफारिश करे, तो इस कंडीशन में कि ऐसा सरकारी विधेयक पेश तो कर दिया गया है लेकिन मंत्रिमंडल बदल गया है, नया मंत्रिमंडल बनता है और अभी तक राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दी है, तो नया मंत्रिमंडल उस विधेयक को अनुमति देने से मना करने की सिफारिश कर सकता है, तो इस कंडीशन में भी राष्ट्रपति के द्वारा आत्यांतिक वीटो अर्थात अस्वीकार कर सकता है। एक तो निजी विधेयक में और ऐसा सरकारी विधेयक जिसके संबंध में यदि मंत्रिमंडल बदल गया हो और नया मंत्रिमंडल क्या करता हो, राष्ट्रपति को अनुमति देने से रोकता हो, ये बोलता हो कि आप उस पर अनुमति नहीं दे, तो राष्ट्रपति इन दोनों कंडीशन में क्या कर सकता है, आत्यांतिक वीटो का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट बात करें, अभी तक आत्यांतिक वीटो 2 बार प्रयोग किया गया है। एक तो 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पेप्सू विधेयक पर और एक 1991 में आर वेंकटरमन के द्वारा संसदों के वेतन भत्ते बढ़ाने के संबंध में। अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय तक या अभी तक राष्ट्रपति के द्वारा आत्यांतिक वीटो का प्रयोग कितनी बार किया गया है, तो आत्यांतिक वीटो का प्रयोग वर्तमान समय तक अभी तक 2 बार किया गया है। एक तो 1954 में, एक 1991 में। जब 1954 में किया गया तब राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस कारण किया गया, पेप्सू विनियोग विधेयक पर अपना निर्णय रोककर, कि संसद के द्वारा 1954 में क्या किया गया था, एक पेप्सू विनियोग विधेयक पारित किया गया था। इस पर राष्ट्रपति ने क्या किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपना निर्णय नहीं दिया था, उसको रोक लिया था अर्थात अस्वीकार कर दिया था। और एक 1997 में है आर वेंकटरमन, संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन विधेयक को रोककर। आर वेंकटरमन के द्वारा संसद सदस्य जो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बनाया था आर के वेंकट के द्वारा संसद सदस्य था, एक विधेयक पारित किया गया था कि संसद सदस्यों का क्या बढ़ाया जा रहे, वेतन भत्ता ये बढ़ाया जाए। उस विधेयक को भी 1991 में आर वेंकटरमन के द्वारा क्या कर लिया गया था, रोक लिया गया था। इसके बाद आता है निलंबनकारी वीटो, अर्थात इसमें क्या किया जाता है, इसमें विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाया जाता है, पुनर्विचार हेतु लौटाया जाता है, पुनर्विचार हेतु इसको लौटाया जाता है। यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु संसद के पास वापस भेजता है तो इसे निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। यदि कोई संसद के द्वारा पारित किया गया ऐसा विधेयक जो राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति वापस उस विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज देता है तो वह कहलाता है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो, इस वीटो में क्या होता है कि राष्ट्रपति केवल एक बार ही क्या कर सकता है, निलंबनकारी वीटो के तहत किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। संसद उसमें संशोधन करके या बिना संशोधन के बहुमत के द्वारा पारित करके वापस राष्ट्रपति को भेजती है, तो वापस दूसरी बार में राष्ट्रपति को अनुमति देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। कहने का मतलब है केवल राष्ट्रपति एक बार ही क्या कर सकता है, निलंबन वीटो के तहत पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। दूसरी बार में जैसे वो साधारण बहुमत से पारित होकर आता है, चाहे उसमें संशोधन करके या बिना संशोधन करके, तो दूसरी बार में राष्ट्रपति को उस पर अनुमति देनी ही होती है, अर्थात वह दोबारा उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। राष्ट्रपति केवल एक ही बार किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, और जो राष्ट्रपति है वो केवल एक ही बार किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता।
धन, याद रखना ये धन विधेयक पर राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से किस विधेयक पर राष्ट्रपति के द्वारा निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो आंसर आएगा धन विधेयक पर। धन विधेयक पर राष्ट्रपति के द्वारा निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वीटो आता है जेबी वीटो, जिसको बोल सकते हैं अपन पॉकेट वीटो। जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, पॉकेट का मतलब जेब, तो इसको जेबी वीटो के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने की समय सीमा का उल्लेख नहीं है। जो भारत का संविधान है उस संविधान में, भारतीय संविधान में किसी भी विधेयक पर कि राष्ट्रपति कितने दिन में साइन करेगा उस समय सीमा का उल्लेख नहीं है। जैसे कि अमेरिका के संविधान में उल्लेख है कि राष्ट्रपति के द्वारा 10 दिन में क्या करना पड़ेगा, उसको किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। यह अमेरिका के संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन भारत के संविधान में राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करने की समय सीमा का उल्लेख संविधान में नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति यदि विधेयक पर ना तो सहमति दे, ना ही असहमति दे और ना ही पुनर्विचार हेतु वापस भेजे, इसलिए राष्ट्रपति के पास ये ऑप्शन होता है कि इस पर सहमति भी नहीं देता है, वो असहमति भी नहीं देता है और पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेजता है। वरन अनिश्चित काल के लिए विधेयक को अपने पास रख ले तो इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है या जेबी वीटो कहा जाता है। यदि राष्ट्रपति के द्वारा किसी विधेयक को सहमति नहीं दी जाती है, असहमति भी नहीं दी जाती है, पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेजा जाता है और वह उस विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेता है, तो इसे पॉकेट वीटो या जेबी वीटो के नाम से जाना जाता है। अभी तक केवल एक ही बार 1986 में जेबी वीटो का प्रयोग किया गया है। किसने किया था? उस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह ने, उन्होंने किस पर किया था? डाक संशोधन विधेयक पर इसका प्रयोग किया था। अभी तक केवल एक ही बार, तो याद रखना पॉकेट वीटो का प्रयोग संविधान में भारत में अभी तक केवल एक ही बार किया गया है। एक ही बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया है, जबकि 2 बार आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया गया है। 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा और आर वेंकटरमन के द्वारा। इसके बाद पॉकेट वीटो का प्रयोग केवल एक बार किया गया है 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह। कौन था? ज्ञानी जेल सिंह यहाँ पर क्या थे? राष्ट्रपति थे। कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति थे। उन्होंने भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में प्रयोग किया था। तो याद रखना पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया? राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने किया। कब किया? 1986 में किया। केवल एक ही बार पॉकेट वीटो या जेबी वीटो का प्रयोग अब तक किया गया है, और वो कौन सा विधेयक था? भारतीय डाक संशोधन विधेयक था, जिसमें 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में प्रयोग किया था। इसके बाद आता है राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियां। अनुच्छेद 72 में क्या है? राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियां है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है? कर सकता है। राष्ट्रपति को 5 प्रकार की समाधान की शक्तियां दी गई है। एक तो पूरा क्षमा कर सकता है, एक लघुकरण अर्थात सजा की प्रकृति को कम कर सकता है, एक है परिहार अर्थात सजा की अवधि को कम कर सकता है, एक है विराम, सजा को क्या कर सकता है? विराम में सजा की प्रकृति व सजा की अवधि दोनों को कम कर सकता है, और एक पर विलंब, इसमें क्या होता है? सजा पर अस्थायी रोक लगा दी जाती है। तो हम विस्तार से चर्चा करते हैं जो राष्ट्रपति की समाधान की 5 शक्तियां हैं उनकी। राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियां किसमें है? अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति निम्नलिखित विषयों पर समाधान की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। निम्न विषयों पर क्या कर सकता है? समाधान की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। यदि क्या किया है? किसने संघीय कानून का उल्लंघन के तहत सजा दी गई है, या किसी सैन्य न्यायालय के द्वारा सजा दी गई है, या किसी को मृत्युदंड दी गई है, तो उस मामले में राष्ट्रपति क्या करता है? समाधान की शक्तियों का प्रयोग करता है। संघीय कानून के उल्लंघन पर यदि किसी व्यक्ति को दंडित किया गया हो तो राष्ट्रपति समाधान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को केंद्र सरकार के कानून के उल्लंघन के तहत दंडित किया गया हो, सैन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए
दंड के संबंध में। यदि किसी व्यक्ति को सैन्य न्यायालय के द्वारा दंड दिया जाता है तो उसके संबंध में भी राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति है। और मृत्युदंड के सभी मामलों में भी क्या है, और मृत्युदंड का जो भी मामला है उस मामले में राष्ट्रपति को क्या है, समाधान की शक्ति प्राप्त है। तो संघीय कानून के उल्लंघन पर यदि किसी व्यक्ति को दंडित किया गया हो सैन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड के संबंध में और मृत्युदंड के सभी मामलों में क्या है, राष्ट्रपति को समाधान की शक्तियां है। तो पहली शक्ति आती है हमारी क्षमा, पार्डन। क्षमा, इसके क्या क्षमा, इसमें क्या किया जाता है, इसके तहत व्यक्ति को पूरी तरह क्षमा कर दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है। जब किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा पूरी तरह क्षमा या माफ कर दिया जाता है तो उसके जितनी भी उस अपराध के कारण अयोग्यताएं आती है वह अयोग्यताएं समाप्त हो जाती है और वह व्यक्ति अपराध पूर्व की स्थिति में वापस आ जाता है। इसके तहत व्यक्ति को पूर्णतः क्षमा कर दिया जाता है, अर्थात व्यक्ति अपराध पूर्व की स्थिति में आ जाता है, अर्थात व्यक्ति अपराधी नहीं रहता है। पूरी तरह क्षमा करने से अपराध करने से पहले जिस प्रकार का वो सामान्य आदमी था उस प्रकार वो सामान्य व्यक्ति हो जाता है। सजा के कारण उत्पन्न सभी अयोग्यताएं भी समाप्त हो जाती है। जब किसी व्यक्ति को सजा दी जाती है तो उसमें क्या हो जाती है, वो कई चीजों के लिए अयोग्य हो जाता है। जैसे उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया जाता है तो उसकी सभी अयोग्यता भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। वापस हर चीज के लिए वो क्या हो जाता है, योग्य हो जाता है। इसके बाद आती है दूसरी लघुकरण, कम्यूटेशन, अर्थात इसमें क्या किया जाता है, लघुकरण में जो सजा की प्रकृति है उसको बदला जाता है। जैसे मान लो किसी को कठोर कारावास दिया गया है तो उसको साधारण कारावास में इसकी सजा को बदल दिया जाता है। लघुकरण, कम्यूटेशन, इसके तहत सजा की प्रकृति, लघुकरण में क्या किया जाता है, सजा की प्रकृति को बदला जाता है। जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया हो या कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल दिया हो। मान लो किसी व्यक्ति को न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा दी है तो लघुकरण के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकता है और कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल सकता है, अर्थात लघुकरण के तहत सजा की प्रकृति को बदला जाता है। अगला आती है सजा परिहार, रिमिशन। इसमें क्या किया जाता है, परिहार में सजा की अवधि को कम किया जाता है। इसमें सजा की अवधि को कम किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा परिहार समाधान की शक्ति दी गई है तो परिहार के तहत वो क्या करता है, उसमें राष्ट्रपति सजा की अवधि को कम करता है। यदि किसी व्यक्ति को मान लो 10 साल की सजा दी गई है तो वो क्या करता है, राष्ट्रपति परिहार के तहत उस व्यक्ति की सजा को 10 साल से क्या कर सकता है, 5 साल कर देता है। जैसे 10 वर्ष के कारावास को 5 वर्ष के कारावास में बदलना, जैसे 10 वर्ष के कारावास को 5 वर्ष के कारावास में बदलना। तो याद रखना, लघुकरण में क्या किया जाता है, लघुकरण में सजा की प्रकृति को बदला जाता है, सजा के नेचर को बदला जाता है, लेकिन परिहार में सजा की अवधि, जो उसका टेन्योर होता है, अवधि होती है, उसको बदला जाता है। नेक्स्ट आता है विराम, रेस्पाइट, विराम। इसमें क्या किया जाता है, सजा की प्रकृति, जो लघुकरण में सजा की प्रकृति होती है और परिहार में सजा की अवधि होती है, तो विराम में क्या किया जाता है, सजा की प्रकृति और सजा की अवधि दोनों को ही कम किया जाता है। इसमें सजा की प्रकृति को तथा बदला भी जाता है तथा सजा की अवधि को भी कम किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को 4 वर्ष का कठोर कारावास था तो 4 वर्ष के कठोर कारावास को 2 वर्ष के साधारण कारावास में बदल देना। इसमें सजा की प्रकृति को भी बदला जाता है तथा सजा की अवधि को भी कम किया जाता है। जैसे 4 वर्ष के कठोर कारावास को 2 वर्ष में बदल देना। और ये जो विराम का प्रयोग किया जाता है वो विशेष परिस्थितियों में किया जाता है, जैसे दिव्यांग व्यक्ति या गर्भवती महिला होती है तो उसके संदर्भ में इस विराम समाधान की शक्ति का प्रयोग किया जाता है कि मान लो कोई दिव्यांग व्यक्ति है, कोई गर्भवती महिला है और उसकी सजा को विराम के तहत उसकी सजा को प्रकृति को बदला जाता है और सजा की अवधि को भी कम किया जाता है। नेक्स्ट आता है परविलंब। 5वीं जो समा है उसकी है परविलंब, रिप्राइव। इसके तहत क्या हुआ जाता है, परविलंब के तहत क्या होता है, सजा पर अस्थायी रोक लगाई जाती है। इसके तहत सजा पर अस्थायी रोक लगाई जाती है। सामान्यतः परविलंब का प्रयोग मृत्युदंड के समय किया जाता है। परविलंब रिप्राइव का जो प्रयोग किया जाता है वो अस्थायी रोक लगाने के लिए किया जाता है और मृत्युदंड के मामले में इस परविलंब का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति के समान ही राज्यपाल को भी अनुच्छेद
161 के तहत। जिस प्रकार अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्या है, समाधान की शक्ति प्राप्त है, उसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत समाधान की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल की समाधान की शक्तियां अनुच्छेद 161 में, हमें आर्टिकल याद रखना है कि राज्यपाल की समाधान की शक्तियां अनुच्छेद 161 में है। यदि किसी व्यक्ति को राज्य के कानून के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया हो तो राज्यपाल क्षमा कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को राज्य के कानून के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया है तो राज्यपाल क्षमा कर सकता है, और संघ के कानून के उल्लंघन करने पर कौन करता है, राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। जो राज्यपाल है वो सैन्य दंड के मामलों में और मृत्यु दंड के मामलों में उसको समाधान की शक्ति प्राप्त नहीं है। सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति राज्यपाल समाधान नहीं दे सकता। यदि किसी व्यक्ति को सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है तो राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति नहीं है। मृत्युदंड के मामले भी पूर्णतः क्षमा नहीं कर सकता। मृत्युदंड के मामले भी राज्यपाल क्या कर सकता है, पूर्णतः किसी व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकता। केवल वह पर विलंब का प्रयोग, अविलंब पर विलंब का प्रयोग कर सकता है, अर्थात उस पर अस्थायी रोक लगा सकता है, और लघुकरण अर्थात सजा की प्रकृति का बदलने की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अविलंब अर्थात उसकी सजा की अस्थायी रोक लगा सकता है, और लघुकरण अर्थात सजा की प्रकृति को बदल सकता है। इन्हीं दो शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल कर सकता है। तो राज्यों में कानून का उल्लंघन होने पर किसी व्यक्ति को दंडित किया जाता है तो उसको राज्यपाल समाधान करने की शक्ति रखता है, लेकिन राज्यपाल के द्वारा सैन्य न्यायालय से दंडित व्यक्ति को क्षमा नहीं किया जा सकता। और मृत्युदंड के मामले में भी मृत्युदंड के मामले में भी राज्यपाल को पूरी तरह क्षमा करने का अधिकार नहीं है, क्षमा करने की शक्ति नहीं है। केवल वह सजा की अस्थायी रोक लगा सकता है, अर्थात पर विलंब शक्ति का और लघुकरण की शक्ति का, कौन कौन सी शक्ति, पर विलंब और लघुकरण शक्ति का ही प्रयोग वह राज्यपाल राज्यों में कर सकता है। इसके बाद आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति क्या करता है, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश कब जारी किया जाता है, जब संसद के दोनों सदनों का सदन नहीं चल रहा हो, अर्थात दोनों सदन, संसद के दोनों सदन का सत्र नहीं चल रहा हो, तो राष्ट्रपति के द्वारा कोई आवश्यक कार्य होने पर तत्कालिक आवश्यकता को देखते हुए अध्यादेश जारी किया जाता है। जब संसद के दोनों सत्र चल रहे हो तब राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। हालांकि यदि संसद का एक सत्र चल रहा हो और एक सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। जो अध्यादेश होता है वो क्या होता है, अस्थायी कानून की तरह होता है। जो अध्यादेश होता है वह अधिनियम की तरह ही प्रभावी होता है। अध्यादेश की जो अवधि होती है वो होती है वैसे तो अधिकतम 6 माह होती है, लेकिन जैसे ही दोनों सदनों की सत्र शुरू होता है उसके 6 सप्ताह के भीतर ये क्या हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए। अध्यादेश का भी संसदीय कानूनों की तरह भूतकाल से लागू किया जा सकता है। और जो अध्यादेश होता है वो क्या होता है, इससे संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। संसदीय अधिनियमों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन अध्यादेश के द्वारा संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। तो बात करते हैं हम राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 123। यदि संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा व राज्यसभा सत्र में नहीं हो तथा सरकार को तात्कालिक किसी कानून की आवश्यकता हो तो इस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यदि लोकसभा और राज्यसभा जो संसद के दोनों सदन हैं उनका सत्र नहीं चल रहा हो और सरकार को किसी तात्कालिक कारण को देखते हुए कानून बनाने की आवश्यकता है तो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अब देखो अध्यादेश में क्या क्या ध्यान रखना है हमें। यदि संसद के दोनों सदन सत्र में हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। यदि संसद के दोनों सत्र अर्थात लोकसभा का भी सत्र चल रहा हो और राज्यसभा का भी सत्र चल रहा हो, दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। यदि संसद का एक सदन सत्र में हो तथा दूसरा सदन नहीं हो तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अर्थात कि एक सदन का तो क्या चल रहा हो, सत्र चल रहा हो और दूसरे सदन का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति उस कंडीशन में भी क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन दोनों सदनों का सत्र चल रहा है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। जब एक का चल रहा हो और एक का नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, और दोनों का ही सत्र नहीं चल रहा हो तो भी अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन अगर दोनों सदनों का सत्र चल रहा है
तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, यह ध्यान रखना है। अध्यादेश क्या होता है? एक अस्थायी कानून होता है, कुछ समय के लिए कानून होता है। जैसे ही संसद के दोनों सत्र चलते हैं, अगर वो इसको पारित कर देते हैं तो ये कानून बन जाता है, नहीं तो ये अध्यादेश समाप्त हो जाता है। अध्यादेश अधिनियम की ही भांति प्रभावी होता है, और जो अध्यादेश होता है उसकी वो कितना प्रभावी है कितना नहीं है, तो ये जितना अधिनियम प्रभावी होता है उतना ही क्या होता है, जितना अपना अधिनियम संसद के द्वारा बनाया गया अधिनियम प्रभावी होता है, प्रभावशाली होता है, उतना ही राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश प्रभावशाली होता है। जो इसकी भूमिका होती है वो अधिनियम की तरह ही होती है, और जो इसकी प्रकृति होती है एक अस्थायी कानून की होती है। इसमें संसदीय अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है, किंतु संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। यह ध्यान रखना है कि अध्यादेश के द्वारा जो संसदीय अधिनियम है उसमें तो संशोधन हो सकता है, लेकिन अध्यादेश के द्वारा संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। अध्यादेश के द्वारा संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। अध्यादेश के द्वारा संसदीय अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है, किंतु संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। संसदीय अधिनियम की भांति इसे भूतकाल से लागू किया जा सकता है। जिस प्रकार संसद के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उनको भूतकाल से लागू किया जाता है, उसी प्रकार अध्यादेश को भी संसदीय अधिनियम की तरह भूतकाल से लागू किया जा सकता है। अध्यादेश का आयुकाल सीमित होता है। अध्यादेश का क्या होता है? आयुकाल सीमित होता है कि यह सीमित समय के लिए ही बनाया जाता है। संसद के दोनों सदनों के सत्र आरंभ होने के बाद 6 सप्ताह तक अस्तित्व में रहता है। तो ये ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि संसद के दोनों सत्रों के आरंभ होने पर जो अध्यादेश है वो कितने दिन तक प्रभावी रहता है, तो वो रहता है 6 सप्ताह। अधिकतम की बात करें तो अध्यादेश अधिकतम क्या हो रखता है? अध्यादेश की अधिकतम अवधि, अध्यादेश की अधिकतम अवधि, अधिकतम अवधि पूछे एग्जाम में तो वो आएगा 6 माह। क्या आएगा? 6 माह। अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या होती है? 6 माह, क्योंकि एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में कितने माह का गैप हो सकता है? कम से कम 6 माह का गैप हो सकता है। तो इसलिए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 माह। और जैसे ही सत्र चलेगा तब तक उसको 6 सप्ताह में इस पर निर्णय लेता हुआ है कि इसको लागू करना है या इसको हटाना है। तो इस प्रकार हम मान सकते हैं 6 माह प्लस 6 सप्ताह क्या हो सकती है? किसी भी अध्यादेश की अधिकतम अवधि हो सकती है। लेकिन एग्जाम में हमारा केवल क्या लिखा होता है? 6 माह। केवल क्या लिखा होता है? 6 माह ही माना जाता है कि अधिकतम अवधि कितनी है? 6 माह। लेकिन अगर वास्तविक तौर से देखें तो अधिकतम अवधि दोनों सत्रों के बीच में 6 माह का तो गैप हो गया, और उसके बाद वो सत्र चलेगा तो कितने सप्ताह तक अस्तित्व में रह सकता है? वो सत्र चलने के 6 सप्ताह तक अस्तित्व में रह सकता है। तो अधिकतम अवधि कितनी होगी? 6 माह प्लस 6 सप्ताह। लेकिन अधिकतम अवधि पूछे तो तब 6 माह प्लस 6 सप्ताह आएगा, और एग्जाम में ऑप्शन में 6 माह दे रखा है तो 6 माह आएगा। लेकिन ये पूछे कि कितने दिन तक या कितने सप्ताह तक वह अस्तित्व में रह सकता है, तब आएगा उसका आंसर 6 सप्ताह तक अध्यादेश संसद के दोनों सत्र के आरंभ होने पर क्या रह सकता है? 6 सप्ताह तक अस्तित्व में रह सकता है। तब तो आएगा 6 माह। कब 6 माह कब आएगा? जब पूछे कि अधिकतम अवधि, अध्यादेश की अधिकतम अवधि तो है 6 माह, लेकिन ये पूछे कि अध्यादेश संसद के दोनों सत्र आरंभ होने पर कितने दिनों तक प्रभावी रह सकता है, तो उसका आंसर आएगा 6 सप्ताह। क्या आएगा उसका आंसर? 6 सप्ताह। संसद अध्यादेश को समाप्त कर सकती है, और अध्यादेश को राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है। जो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है तो उस अध्यादेश को राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है, और संसद भी उस अध्यादेश को समाप्त कर सकती है। संसद अध्यादेश को समाप्त कर सकती है और अध्यादेश को राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है। सरकार जब अध्यादेश को अनुमोदन हेतु संसद में पेश करती है तो सरकार को अध्यादेश की तात्कालिक आवश्यकता का स्पष्टीकरण देना होता है, और सरकार के द्वारा जब अध्यादेश को संसद में अनुमोदन हेतु पारित करवाने हेतु संसद में पेश किया जाता है तो संसद को क्या बताना पड़ता है? उसका तात्कालिक आवश्यकता का स्पष्टीकरण देना होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा उसको सरकार के द्वारा संसद को ये बताना पड़ता है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा था तो हमें ये अध्यादेश क्यों लाना पड़ा, क्या कारण था कि हमें उस कंडीशन में राष्ट्रपति के द्वारा यह अध्यादेश जारी करवाना पड़ा, राष्ट्रपति के द्वारा यह अध्यादेश जारी किया गया। उसके
तात्कालिक कारणों का स्पष्टीकरण संसद में देना होता है। अध्यादेश की तात्कालिक आवश्यकताओं के कारण न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। और अध्यादेश की जो तात्कालिक आवश्यकता है उसके कारण क्या किया जा सकता है, अध्यादेश का न्यायिक पुनरावलोकन भी किया जा सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रपति का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। सही है। ये जो हम अध्यादेश के बारे में कुछ डिटेल पढ़ रहे हैं, ये आपको 4 ऑप्शन देके पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा असत्य है। तो याद रखना, अध्यादेश को राष्ट्रपति वापस ले सकता है, अध्यादेश को संसद समाप्त कर सकती है, जब भी संसद में रखा जाता है तो उसको तात्कालिक आवश्यकता का स्पष्टीकरण देना होता है, और अध्यादेश की तात्कालिक आवश्यकताओं के कारण इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। नेक्स्ट है न्यायिक अध्यादेश का जो न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है उसके बारे में न्यायालय ने क्या कहा है। 38वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें न्यायालय ने ये कहा कि अध्यादेश का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति ने जो कहा वही अंतिम है, कि राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम है। इस किसमें कहा, 38वें संविधान संशोधन में उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि किसका क्या नहीं किया जा सकता, जो अध्यादेश है उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति की क्या है, अंतिम सर्वेसर्वा है। उसमें यह प्रावधान था कि न्यायालय इसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकता तथा राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम है। फिर आता है 44वां संविधान संशोधन। इसमें क्या कहा, न्यायालय ने अपने पहले वाले निर्णय को जो 38वें संविधान संशोधन में कहा था उसको पलट दिया, और उसमें प्रावधान किया कि न्यायालय अध्यादेश की तात्कालिक आवश्यकताओं के कारणों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। 38वां संविधान संशोधन में न्यायालय ने कहा क्या, 38वें संविधान संशोधन में न्यायालय ने कहा कि न्यायालय के द्वारा अध्यादेश का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में न्यायालय ने अपने पहले निर्णय को उलटते हुए कहा कि अध्यादेश का तात्कालिक कारणों के कारण क्या किया जा सकता है, तात्कालिक आवश्यकताओं के कारणों के कारण उसका न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। और एक वाद आता है डीसी वाधवा केस 1986 में। इसमें भी यही बात कही गई कि न्यायालय के द्वारा क्या किया जा सकता है, अध्यादेश का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। लेकिन जब किसी की सरकार के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है तो वो केवल उसमें बार बार व्याख्या नहीं करनी चाहिए, केवल एक बार में उसको पारित करवाना चाहिए। डीसी वाधवा केस 1986 में आता है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक ही अध्यादेश को संसद में पारित करवाने का प्रयास किए बिना, कि जो आपके द्वारा एक अध्यादेश पेश किया गया है उसको पारित किए बिना ही लेख में जो अध्यादेश होता है उसमें बार बार प्रख्यापित नहीं किया जा सकता। क्योंकि बिहार में क्या हुआ था, एक बार एक ही अध्यादेश में 256 बार से ज़्यादा उसमें क्या किया गया था, संशोधन किया गया था, बार बार उसकी व्याख्या की गई थी। इसलिए न्यायालय ने यह कहा, डीसी वाधवा केस 1986 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक ही अध्यादेश को संसद में पारित करवाने का प्रयास किए बिना ही लेख में बार बार प्रख्यापित नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा किया जाता है तो कार्यपालिका के द्वारा क्या है, विधायिका की शक्तियों का अतिक्रमण किया गया है। यदि बार बार अध्यादेश में लेख को प्रख्यापित किया जा रहा है, लेख की व्याख्या की जा रही है उसको पारित करे बिना ही, तो वो क्या है, कार्यपालिका द्वारा विधायिका के शक्तियों का क्या कर लिया गया है, अतिक्रमण कर लिया गया है। जैसा कि बिहार में 1967 से 1967 से लेकर 1981 के बीच में क्या होता है, 256 अध्यादेश जारी किए गए थे, जो कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति का क्या था, दुरुपयोग था। अध्यादेश कब किया जाता है, जब कोई आवश्यक कारण हो और संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। लेकिन बिहार में क्या होता है, 1967 से लेकर 1981 के बीच 256 अध्यादेश जारी कर दिए जाते हैं। इस प्रकार ये क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति का दुरुपयोग है। और 2017 में भी उच्चतम न्यायालय ने वापस यही निर्णय दिया। 2017 में भी उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय की पुष्टि की है, हम दोहराया। और 2017 में भी उच्चतम न्यायालय ने अपने 44वें संविधान संशोधन में दिए गए निर्णय की इसकी अध्यादेश की न्यायिक व्याख्या की जा सकती है, इसी को दोहराया और इसी निर्णय की पुष्टि की। तो हमारी ये आज की क्लास थी जिसमें हमने राष्ट्रपति की शक्तियों की बात की। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट राष्ट्रपति के बारे में हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। और आने वाले समय में आपके लिए सीईटी की क्वेश्चन की क्लास, आने वाले समय में आपका एग्ज़ाम है 27 व 28 सितंबर को, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, आपके लिए कोई बेहतरीन
प्रश्नोत्तरी की लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आपको जहां तक है हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। धन्यवाद।